नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और उसका लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। फोर्स डिस्कस करेंगे, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में क्या फोर्स लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का हो या मैग्नेटिक मूवमेंट का हो, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। दीज आर द सेम थिंग्स। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स निकालना सीखेंगे कि भैया फोर्स होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। चलिए भैया देखिए, एक हम करंट कैरिंग वायर बनाते हैं, करंट कैरिंग वायर बना दी और साथ में दूसरी करंट कैरिंग वायर बना दी। दोनों वायर्स की लेंथ हम इनफिनाइट मान लेते हैं। दोनों वायर्स की लेंथ को हम इनफिनाइट मान लेते हैं। दोनों में करंट अज्यूम कर लेते हैं I1 I2। दोनों में करंट अज्यूम कर लेते हैं I1 I2। दोनों के बीच का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं R। ठीक है जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं R। दोनों इनफिनाइट वायर्स हैं, दोनों में करंट गिवन है। दोनों में करंट अभी के लिए हम कहां मान के चल रहे हैं, ऊपर की तरफ ही मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर नीचे होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, स्पेशली बताया जाएगा। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स, बेटा सबसे पहली बात तो फोर्स लगेगा क्यों, ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये है। और इन वायर्स को इनफिनाइट क्यों माना गया, पहली बात ये देखो यार, इनफिनाइट जैसी तो कोई चीज होती नहीं होती ना। जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो हम उसको इनफिनाइट अज्यूम कर लेते हैं भाई कि हाँ इसको आप इनफिनाइट अज्यूम कर लो क्योंकि चीज बहुत बड़ी है, ठीक। तो इसको हम इनफिनाइट अज्यूम कर लेते हैं। क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि लेंथ ऑफ वायर्स जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है R, इनके बीच का जो डिस्टेंस R उससे काफी बड़ी लेंथ है, ठीक है ना। हम अज्यूम करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, द लेंथ ऑफ वायर्स L is much greater than R, therefore wires can be assumed infinite। इसीलिए वायर्स को इनफाइनाइट अज्यूम किया जा सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वायर्स की लेंथ इनके बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये जैसे बहुत लंबी वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं। एक्चुअल में इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक। I1 I2 और डिस्टेंस है R। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा क्यों सर, क्या कारण है कि फोर्स लगेगा। दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्यों लगता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स इस वजह से लगता है कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और दूसरा चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करूंगा कि ये Q1 Q2 है, तो इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और ये उसके अंदर रखा हुआ है, या फिर वाइस वर्सा सोच लो कि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और वो उसके अंदर रखा हुआ है, तो फोर्स लगेगा। सिमिलरली हम यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी और दूसरी वायर उसके अंदर रखी हुई है, ठीक है ना। एक करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी और दूसरी वायर उसके अंदर रखी हुई है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत क्लियर वे में। हम ये मान के चलते हैं कि पहली वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी और दूसरी वायर उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। हमें पता है जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है।
कोई भी वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी उससे फोर्स दूसरी वाली वायर पे लगेगा, ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी उससे फोर्स पहली वाली वायर पे लगेगा, वाइस से वर्सा। तो पहली वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट हुई है, जहां पे सेकंड वायर रखी हुई है वहां पे कैलकुलेट करो, ठीक है ना। यहां पे भाई पहली वाली वायर की वजह से देखो, पहले डायरेक्शन निकालो, करंट ऊपर है, ये फिंगर्स को कोबरा की तरह बनाओ, कोबरा डंक मार रहा है, तो फिंगर्स का कोबरा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। फिंगर्स का कोबरा कहां है, अंदर की तरफ। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है फर्स्ट वायर के द्वारा, वो क्रॉस क्रिएट हो रही है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है फर्स्ट वायर के द्वारा, वो क्रॉस क्रिएट हो रही है। कितनी क्रिएट हो रही है, इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2πr। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I1 बाय 2πr। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सेकंड वायर रखी गई है, पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फर्स्ट वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेकंड वायर रखी गई है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगाएंगे, सुनो ध्यान से। फोर्स का फॉर्मूला होता है, अब मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मतलब होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब वायर 2 पे फोर्स वायर 1 की वजह से, F21 का मतलब ये होता है। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस बी, IL क्रॉस बी, IL क्रॉस बी। इसमें जो करंट होगा वो इसका खुद का, मैग्नेटिक फील्ड 1 की, क्योंकि 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वाली वायर पे फोर्स लगा है, 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वाली वायर पे फोर्स लगा है। तो इसमें लिखेंगे I2 L क्रॉस B1। सर L तो इंफिनिटी है, उसका भी कुछ करेंगे, ठीक है ना, उसका भी कुछ करेंगे, लेकिन L के साथ में L2 L1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं, ठीक है। अच्छा जी, F21 I2 L क्रॉस B1, ठीक है ना, L क्रॉस B1 ये हमारे पास आ गया। यहां क्लियर है, बहुत क्लियर। डायरेक्शन देखो, अब L वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ करंट होता है, तो I2 करंट ऊपर की तरफ है, तो L वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को सीधा रखो लेंथ की तरफ, करंट की तरफ, और कोबरा को अंदर ले जाओ, फिंगर्स का कोबरा अंदर ले जाओ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। थंब मुझे दिखाई दे रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तरफ लग रहा। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। तो F21 अब स्केलर फॉर्म में लिख दो, I2L B1 साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, L और B1। L की डायरेक्शन वो होती है जो करंट की डायरेक्शन है, करंट ऊपर है Y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है Z एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। I2L B1। लेंथ तो पता नहीं सर, तो क्यों रो रहे हो बेटा, अगर लेंथ नहीं पता तो रोने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आप ऐसा करो, फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, ये लेंथ को नीचे ले आओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और फॉर्मूला क्या आया, I2B1, 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 I2B1। अब देखो यहां पे B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 बाय 2πr। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई, जो कि सेकंड वायर पे लग रहा है,
किस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बहुत ध्यान से समझिएगा, दो पैरेलल वायर्स ली हैं, दोनों इनफाइनाइट मानी है, क्योंकि दोनों की लेंथ उनके बीच में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बड़ी ज्यादा है, इसलिए उसको इनफाइनाइट मान के चल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर की वजह से ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब सबसे पहले 1 की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसकी वजह से 2 पे फोर्स, तो 2 पे फोर्स ड्यू टू 1, I2 करंट खुद का, L क्रॉस B1, मैग्नेटिक फील्ड 1 की, करंट खुद का, ठीक है ना। तो साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, I2 LB1, L पता नहीं, L इनफाइनाइट है, तो F21 डिवाइडेड बाय L कर दिया, I2 B1 और ये I2 B1 कैलकुलेट। सिमिलरली जब आप दूसरा फोर्स निकालोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, जब आप F12 लिखोगे, F12 बाय L, पता क्या आएगा वो? ये देखो F21 बाय L क्या था? I2 B1, ये क्या आएगा? I1 B2, I1 B2, 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये I1 तो लिखा ही रहने दो, और 2 की वजह से होगी म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर। देख लो क्या सेम आ गया, क्या ये भी वही बन गया? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, ना 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 ना, समझे? F21 बाय L, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, सेम। ये है क्या, डायरेक्शन क्या है वो बताता हूं, ठीक है ना। 2 की वजह से उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अब जहां पे फर्स्ट वायर रखी हुई है, उधर रखी हुई है, उधर क्या है? डॉट, ये देखो फिंगर्स का कोबरा बाहर आ रहा है, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डॉट बन रही है। अब L क्रॉस B करो, L ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो फोर्स किस तरफ आ रहा है? राइट की तरफ। इसका मतलब F12 इस तरफ आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, देखो इक्वल तो है ही, और एक इधर है एक इधर है, समझे? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, समझे? ये फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको। दो पैरेलल वायर्स के बीच में, दो पैरेलल वायर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है F12, F21, F12 बाई L, F21 बाई L, या F बाई L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। सीधा F बाई L भी बोल सकते हो, सिंपली F बाई L बोल दो, F12 बाई L बोल दो, F21 बाई L बोल दो। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स, बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है जी। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अच्छा जी, अब सुनो, ये तो दोनों बराबर हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, माइनस लगा दो जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, क्योंकि ऑपोजिट है। तो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, बोल दो भाई, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ
ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो 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 करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे समझो। अब इससे ये हमें साबित क्या होता है, ये समझो। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, हमने सेम डायरेक्शन में माना था, आप देख रहे हो फोर्स ऐसे लग रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है करंट, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर्स अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, अट्रैक्ट। क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेंगी। याद रखना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट, तो रिपेल करेंगी। समझ गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर एक नीचे होगा तो रिपेल करेंगी। दोनों ऊपर या दोनों नीचे होंगे, या ये मान लो, है ना, दोनों नीचे भी हो सकते हैं भाई, में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दोनों नीचे भी सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट करेंगी वायर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेंगी। ये उल्टा है चार्जेस का, कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो इसमें रिपेल होता था, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होते थे तो उसमें अट्रैक्ट होता था। याद करो भाई, ये मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं, याद करना आसान रहेगा इससे। टीबी स्पेशल याद करना आसान रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब सेम टाइप के चार्जेस होते थे तो रिपल्शन होती थी। यहां पे सेम डायरेक्शन में करंट होने से अट्रैक्शन होगी, और वहां पे ऑपोजिट चार्जेस होने से अट्रैक्शन होती थी। यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होने से रिपल्शन होगी। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, उल्टा है, उल्टा है। ठीक है ना, तो टीबी स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उल्टा या चार्जेस का उल्टा। बस ध्यान रखना, याद में पूरा एक्सप्लेन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रख सकते हो आप। बड़ी आसान चीज, वेरी 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 इजी थिंग। चलो अब आगे समझते हैं कि आगे हमें क्या करना है, आगे की बात करते। सवाल आ गया भाई, दो पैरेलल लॉन्ग वायर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, both of them carry 1 ampere of current, the force of attraction per unit length between two wires is। सुनो, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, ठीक है ना, दोनों में करंट 1 एम्पियर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, दोनों करंट एक और एक हैं, अपॉन 2 पाई R, R की वैल्यू एक है, ठीक है ना, R की वैल्यू एक है, तो ये गया 2, और ये 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ है 2 इंटू 10 की पावर -7 पर मीटर। ये रहा आंसर, देख लो भैया। अगर दोनों वायर्स में एक एक एम्पियर करंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ 10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर आ जाता है। बड़ा कम है फोर्स, ये बहुत कम है। दोनों वायर्स में एक एक एम्पियर का करंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उस टाइम पे ये फोर्स आ रहा है उनके बीच। बहुत कम फोर्स है, ज्यादा फोर्स नहीं है, कम फोर्स। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करती हैं अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करती, इतना ज्यादा भी नहीं करती। नहीं तो पता चला कि हमारे घर में जो दो तारें हैं वो आपस में अट्रैक्ट करने लगी हैं एक दूसरे को। समझ पा रहे हो ना।
चलो इसी के बेस पे इस सवाल को मैंने यूं इसीलिए करवाया आपको। एक तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1998 में आया है। एक इस सवाल की मदद से मैं आपके लिए एम्पियर की डेफिनेशन निकालूंगा। आपको पता है कि एम्पियर वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और हर फंडामेंटल यूनिट की अपनी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। तो आज मैं आपको एम्पियर की डेफिनेशन करवाऊंगा। एम्पियर की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है सुन लो। द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच इज मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equals to 2 into 10 raised to power minus 7 newtons per meter of length. देखो क्या क्या आ रहा है। द एम्पियर की डेफिनेशन, ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है ना, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है ना, वुड प्रोड्यूस्ड ऑन ईच कंडक्टर्स ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। ये रहा ना। देखो इसने कहा कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। अब उल्टा चलते हैं। मान लो कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स में करंट दोनों में आई मान लेता हूं, है ना, I2 में भी आई और I1 में भी आई, ठीक है ना, I1 I2 दोनों में आई। तो I2 बोल देते हैं, तो I1 बोल, ठीक है ना। अगर इन दोनों में डिस्टेंस 1 मीटर का है और इन दोनों में जो फोर्स है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R होता है। अगर ये वैल्यू देखो, दोनों को I मान लो, दोनों को I मान लो, तो I स्क्वायर हो गया, 2 पाई R की वैल्यू 1 और फोर्स की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अगर ये है तो करंट की वैल्यू इस केस में 1 एम्पियर आएगी। यही एम्पियर की डेफिनेशन। भाई पिछले क्वेश्चन का उल्टा कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ था हमें, करंट, दोनों में 1 एम्पियर दिया था, तो फोर्स इतना आया था। अब हमें क्या दिया हुआ है, मान लो फोर्स दिया हुआ है और डिस्टेंस 1 मीटर है, तो करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। ऑब्वियसली बात है भाई, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि करंट 1 एम्पियर आएगा। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में इतना फोर्स लग रहा है और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उन दोनों पैरेलल वायर्स में सेम करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर लग रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और उन दोनों में सेम करंट है, तो उस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। ये एम्पियर की डेफिनेशन, ये पूरी अंग्रेजी वही लिखी हुई है। ये लिखा है स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब फिक्स, ठीक है ना, व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ टू वेरी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, स्ट्रेट मतलब सीधी वायर्स, कंडक्टर्स मतलब वायर है, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन मतलब पतली पतली वायर्स है, ठीक है ना, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखी गई हैं, which would produced on each of these conductors a force equals to 2 into 10 की power minus 7 Newton per meter of length. This current is called 1 amp. जो करंट इतना फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो करंट 1 एम्पियर कहलाए। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स वैक्यूम के अंदर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई हैं जिनमें इतना फोर्स लगेगा तो उन दोनों वायर्स का करंट 1 एम्पियर होगा। ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, याद करनी है, याद करना है भाई इसको, ठीक है ना। ऐसे की ऐसे एनसीईआरटी की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एग्जैक्ट, ठीक। 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है जी।
Two parallel wires in free space are 10 centimeter apart and each carries a current 10 ampere in the same direction. Force exerted by one wire on the other per meter length is. बहुत आसान है. पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट है. अगर सेम डायरेक्शन में करंट है बेटा, एक बात तो श्योर हो जाती है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ऑप्शन, इनको तो काटा मार दो. रिपल्सिव नहीं हो सकता, होगा तो अट्रैक्टिव ही होगा. कितना है डिस्टेंस और करंट? 10 एम्पियर 10 एम्पियर, और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, मतलब 1/10 मीटर, मतलब 1/10 मीटर. ठीक है जी. तो फोर्स कितना लगेगा पर यूनिट लेंथ? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr. सिंपली, ठीक है ना, यही कर देंगे ना, बिल्कुल यही कर देंगे सर. तो म्यू नॉट 4π इंटू 10 की पावर -7, करंट कितना है 10, और ये भी करंट दूसरा भी 10, और 2π r की वैल्यू 1/10, r की वैल्यू 1/10 भाई. ये 2 और ये 10 10 10 तीन बार, एक 10 ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन. देखो -7 तो उसमें आ गया था, ये तो तब आता है जब 1-1 एम्पियर का करंट हो और डिस्टेंस 1 मीटर हो. यहाँ पे 10-10 एम्पियर हो गया और डिस्टेंस 1/10 हो गया, तो 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गई बेटा. ऐसा समझो 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गई, एक ये एक ये एक ये, 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गई, तो 10 की पावर -4 हो गया. बस इस तरीके से समझ लोगे तो आपको ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. वेरी वेरी क्लियर. ठीक है ना, कोई भी डाउट की गुंजाइश है ही नहीं. चलो बहुत बढ़िया. अगले सवाल पे आते हैं भाई. अगला सवाल क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल straight wires placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. जिस तरीके से फिगर में शो किया गया है, 3 पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है ना, तीनों में आपको करंट शो किया गया है. तीनों वायर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब कि यहां पे जो उनका व्यू शो किया गया है, आपको देखो यहां पे दिखाया गया है, ए वायर में से करंट बाहर आ रहा है, डॉट दिखाया गया है, का मतलब यहां से करंट बाहर आ रहा है. बी वायर में से भी करंट बाहर आ रहा है, सी वायर में भी सी करंट बाहर आ रहा है. ठीक है ना, एंगल 90 डिग्री है, डिस्टेंस डी 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 दोनों है. अच्छा, अब क्या बोला गया है? करंट सब में सेम है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी इज गिवन बाय. मिडल वायर जो बी है उस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? देखो बेटा, व्यू डिफरेंट है, बस और कोई फर्क नहीं है, व्यू डिफरेंट है. हमने व्यू कैसा दिखाते थे? हम ऐसा व्यू दिखाते थे कि ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं. ठीक है ना, हम ऐसा व्यू दिखाते थे कि ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं. अब इनका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं. ठीक है ना, ये तो हो गया फ्रंट व्यू, ये तो हो गया फ्रंट व्यू. अब इसका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं भाई, टॉप व्यू, ऊपर से व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से. ठीक है ना, ऊपर से व्यू शो कर रहा हूं मैं इसका आपको. ऊपर से जब आप इसका व्यू देखोगे तो देखो भाई, ऊपर से देख रहा हूं इस वायर को, मैं इस वायर को ऊपर से देख रहा हूं, मेरी तरफ करंट आ रहा है, मेरी तरफ, मेरी आंखों की तरफ, दोनों वायर्स मेरी आंखों की तरफ करंट आने का मतलब है दोनों डॉट हैं. इसी चीज को, मेरी आंखों की तरफ करंट आ रहा है, अब इसी चीज को मैं स्क्रीन में देखना चाहता हूं. स्क्रीन पे भी करंट मेरी आंखों की तरफ आना चाहिए, तो मैं सामने खड़ा होके स्क्रीन को देखता हूं. ठीक है ना, मैं सामने खड़ा होके स्क्रीन को देखता हूं. क्या ये करंट मेरी आंखों की तरफ आ रहा है? क्या ये करंट मेरी आंखों की तरफ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. तो टॉप व्यू में ये दोनों डॉट नजर आएंगे. क्या? डॉट. तो यानी कि बात वही है, सिर्फ व्यू का फर्क है. ठीक. अच्छा, बी वायर पे फोर्स निकालना है और सेम करंट है, सेम डायरेक्शन में, अलोंग द सेम डायरेक्शन, तीनों में सेम डायरेक्शन में, डॉट 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 डॉट.
तो बी वायर पे निकालना है, तो बी वायर पे दोनों वायर्स फोर्स लगाएंगी बेटा, सी वाली भी लगाएगी और ए वाली भी लगाएगी। तो सी के थ्रू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। सिमिलरली बी पे फोर्स ये भी लगाएगा, ए वायर भी लगाएगी, सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, दोनों का फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बी सी बाई एल म्यू नॉट आई वन आई टू, दोनों करंट आई हैं, अपॉन 2 पाई डी, अपॉन 2 पाई डी, ठीक है ना। सिमिलरली एफ बी ए बाई एल, ये भी इतना ही होगा बेटा, करंट तो तीनों में ही सेम है, करंट तो तीनों में ही सेम है, और डिस्टेंस कितना है, डी, डिस्टेंस कितना है भाई, डी है, ठीक है जी। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी, आई स्क्वायर नहीं है भाई, आई स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। तो अब नेट निकालना है भाई, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, हमें नेट पूछा गया, ठीक है ना। वायर पे कितना लगेगा, नेट इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों को एफ बोल दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को एफ बोल दो, ठीक है जी। तो ये एफ बाई एल, ये एफ बाई एल, तो दोनों का रिजल्ट, अब एफ और एफ का पाइथागोरस लगाओ, 2f स्क्वायर अंडर रूट 2f। आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि दो परपेंडिकुलर अगर फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल हैं, एफ और एफ का रिजल्टेंट अंडर रूट 2f होगा, याद होना चाहिए, ये निकालना ना पड़े, पाइथागोरस भी लगानी ना पड़े उस टाइम पे, याद ही होना चाहिए अंडर रूट 2f। तो बस अंडर रूट 2f बाई एल निकालना है आपको। तो जो भी ये लिखा हुआ है, ये f बाई एल लिखा हुआ है, दोनों क्या लिखे हुए हैं, f बाई एल, तो अंडर रूट 2f बाई एल निकालना है, तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 इंटू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, अभी तक तो नहीं कर रहा है सर। तो एक काम करो, जो नीचे 2 लिखा हुआ है उसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दो, है ना, ये तो कर ही सकते हो। नीचे जो लिखा हुआ है ये एफ नेट आएगा बेटा, ठीक है ना, ये निकालना है हमें। तो अंडर रूट 2 को, मतलब 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दो। सर इसका फायदा, अरे एक रूट 2 कट जाएगा, और क्या फायदा होगा, एक रूट 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय रूट 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय अंडर रूट 2 पाई डी, ये आंसर है। देख लो जरा, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत क्लियर वे में मैंने आपको समझाया है। 3 पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है ना, ये इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, इधर फोर्स लग गया बी पे, और इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन हो रहा है तो बी पे इधर फोर्स, दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो अंडर रूट 2 साथ में आ जाएगा, बस जो भी फोर्स निकाले हैं उनके साथ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। पानी पीने का वक्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Square loop ABCD of current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop will be. पूछा गया है, एक करंट कैरिंग वायर दे रखी है और साथ में एक लूप दे रखी है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर में करंट है बड़ा आई और लूप में करंट है छोटा आई। स्क्वायर लूप है, लूप की लेंथ L है और ये डिस्टेंस L/2 है, और ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है। पॉज करो, सॉल्व करो। आपसे पूछा गया है नेट फोर्स ऑन द लूप क्या होगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में क्या फोर्स होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए,
ये वायर है हमारे पास, ठीक, कैपिटल आई करंट है, इन्फानाइट वायर, ठीक। सबसे पहले ए बी वायर को चुनो, ए बी वायर, ठीक है ना। इसको नाम दे दो वायर्स को, 1 2 3 4, वायर्स को नाम दे दिया भैया, ठीक है ना। दिख रहा आपको कि वायर्स को हमने नाम दे दिया यहां पे, ठीक है ना। 1 पे फोर्स, करंट कैसे जा रहा है इसमें, क्लॉकवाइज, देखो ऐसे जा रहा है करंट भाई, दिख रहा है आपको, करंट इस तरीके से जाता हुआ, ठीक है ना, करंट इस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब 1 पे हमें जो है फोर्स निकालना है, कितना करंट है इसमें, छोटा करंट है आई। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस वायर पे जो फोर्स लगेगा ए बी, मुझे पूरी लूप पे फोर्स निकालना है ना, तो मैं चारों वायर्स पे फोर्स निकालूंगा, ठीक है ना। हाँ, अब सुनिएगा, F1, ये फोर्स F1 होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, L/2, डिस्टेंस कितना है, L/2 है भाई, दिख रहा है आपको, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो F1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई L/2, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। नीचे लिख देता हूं ताकि जगह बच जाए हमारी, F1 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई डिस्टेंस L/2, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। लेंथ कितनी है इस वायर की, कैपिटल एल, ध्यान देना ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इस वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। हमसे अब फोर्स पूछा है बेटा, ये बात का ध्यान रखना, फोर्स पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब क्या है आगे की कहानी वो समझो। आगे की कहानी ये है कि अब मुझे ये थर्ड वायर पे फोर्स निकाल लेता हूं मैं। थर्ड वायर है सीडी वायर। अब देखो, एक तो हमारे पास लंबी वायर तो है ही, वायर दैट डोंट कैच फायर, लंबी वायर, ठीक है ना, कैपिटल आई करंट, और ये सीडी वायर है, सीडी वायर, ऐसे करंट जा रहा है, छोटा आई, कितना डिस्टेंस है ये समझो पहले, सीडी वायर का कितना डिस्टेंस है, ये L प्लस L/2 है बेटा, 3L/2, ये डिस्टेंस है 3L/2, कितना डिस्टेंस है, 3L/2 है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है इन दोनों में, देख पा रहे हो, एक में ऊपर एक में नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होती है। F3 F3/L, लेंथ तो इसकी भी L है, लेंथ तो इसकी भी L है, तो F3/L म्यू नॉट I1 I2 कैपिटल आई स्मॉल आई 2 पाई इंटू 3L/2, 3L/2, क्लियर। ये दोनों फोर्सेस तो लिख लिए, अभी इनको सॉल्व कर लूंगा मैं, लेकिन दोनों फोर्सेस लिख लिए क्या, यस सर लिख लिए, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से दोनों फोर्सेस लिख, F1 और F3, अब बचे क्या, F2 बचा है और F4 बचा है, F2 और F4, आओ देखते हैं क्या करें। कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल आई, ये दो वायर्स बची हैं बेटा, एक में करंट ऐसे है, एक में करंट ऐसे है, वायर नंबर 2 और वायर नंबर 4, वायर नंबर 2 और वायर नंबर 4 के नाम थे BC और DA,
बी सी और डी ए, ये वायर्स पैरेलल नहीं है इस वायर के, ये बड़ी वाली वायर के ये दोनों वायर्स पैरेलल नहीं है, आपस में हैं लेकिन इनके आपस में फोर्स नहीं निकालना हमें ना, हमें इस वायर की वजह से इन पे फोर्स निकालना है। तो इस वायर के तो ये परपेंडिकुलर है ना, इस वायर के तो ये परपेंडिकुलर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिए, एक बात समझिए, इस वायर पे एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए, डीएल, छोटा सा पोर्शन डीएल ले लीजिए। सिमिलरली यहां पे भी एक छोटा सा पोर्शन डीएल ले लीजिए, ठीक। अब मैं कोई फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर, क्या लगा सकता हूं? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर यहां पे एप्लीकेबल नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर एप्लीकेबल नहीं, नॉट अप्लाई, ठीक। अब फिर क्या करें सर? बेसिक मेथड पे जाओ, आप कोई भी आर डिस्टेंस ले लो, कोई भी आर डिस्टेंस ले लो, सबसे पहले तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट कैपिटल आई बाय टू पाई आर, ठीक, इसकी वजह से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखो क्या डायरेक्शन होगी? क्रॉस, दोनों जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दोनों जगह पे, और कैसी वैल्यू है? क्रॉस, क्रॉस, ठीक, क्रॉस है बिल्कुल। अच्छा, इसमें करंट इस तरफ है, डीएल क्रॉस बी, अब इस पे फोर्स निकालना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना, डीएल क्रॉस बी करूंगा, उस तरफ है एल, एल यानी कि डीएल क्रॉस बी, क्योंकि ये छोटी सी लेंथ पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो छोटी सी लेंथ पे जो फोर्स होता है वो होता है आई डीएल क्रॉस बी, ये डीएफ होगा, छोटा फोर्स। कितना करंट है इसमें? छोटा आई, लेंथ कितनी है? डीएल क्रॉस बी, और फोर्स छोटा सा फोर्स, डीएल क्रॉस बी, फोर्स ऊपर, ठीक। जो भी है निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, आप अभी आप देखोगे इसमें, देखो डीएल इधर, क्रॉस बी अंदर की तरफ, फोर्स नीचे, डीएल क्रॉस बी, फोर्स नीचे, सेम फोर्स लगेगा। क्यों सर? दोनों में सेम करंट है, छोटा आई, दोनों में करंट है सेम करंट, छोटा आई, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, क्योंकि दोनों आर डिस्टेंस पे हैं, दोनों आर डिस्टेंस पे हैं बेटा, ये वाला डीएल भी आर डिस्टेंस पे है, ये वाला डीएल भी आर डिस्टेंस पे है, और दोनों में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डीएल सेम है, दोनों का करंट सेम है, तो दोनों पे फोर्स भी सेम लगेगा, और दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, बोथ फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट। Therefore कैंसल ईच अदर, तो कैंसल ईच अदर होगा बेटा, तो F2 और F4 का जो रिजल्टेंट है F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट 0 आएगा। मुझे ये नहीं पता कि सेकंड वायर पे कितना फोर्स होगा और फोर्थ वायर पे कितना फोर्स होगा, ना ही मुझे निकालने की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूं कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, मतलब F2 जो है वो माइनस F4 के बराबर होगा, ये बात गारंटीड है, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कट रहे हैं। समझ में आया? देखो, पहली बात तो वो फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि पैरेलल वायर्स नहीं, परपेंडिकुलर वायर, तो हमें बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। बेसिक मेथड क्या है? पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसकी वजह से फोर्स निकाला, आई एल क्रॉस बी, मैंने देखा दोनों फोर्स बराबर आ रहे हैं, ठीक है जी, दोनों फोर्स बराबर आ रहे हैं लेकिन ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे हैं, जो भी इन दोनों वायर्स पे फोर्स लगेगा वो कैंसिल करेगा। ऐसा मैंने छोटे छोटे एलिमेंट लेके पता कर लिया, ठीक।
अब बचे कौन से? वही दो फोर्स बचे जो मैंने निकाले थे, बस अब उन पे आ जाओ। अब ये फोर्सेस पे आ जाओ और कुछ नहीं कर। अब वायर और ये लूप में कैपिटल आई करंट, में छोटा आई करंट, लेंथ कितनी है? L। लेंथ कितनी है? L। आपको याद होगा F1 इस पे ऐसे लगा था, F3 इस पे ऐसे लगा था, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये कैंसिल नहीं हो रहे थे। F1 F3 कैंसिल नहीं हो रहे थे, F2 F4 तो हो गए कैंसिल। F1 कितना था? म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना था? L/2। और यहां से डिस्टेंस कितना था? 3L/2। ठीक, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, तो ये म्यू नॉट कैपिटल आई पाई L, 2 से 2 कट गया और L से L भी कट गया। F1 बचा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय पाई, ये F1 की वैल्यू है। ठीक, उसके बाद आ जाओ F2 पे, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई इंटू 3L/2 आता था यहां। ठीक है जी, सॉरी F3, L से L कट गया, 2 से 2 कट गया, तो म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय 3 पाई। ठीक, क्लियर है? F1 इधर, F3 उधर, F1 इधर, F3 इधर। ज्यादा कौन है? F1 ज्यादा है कि F3 ज्यादा है? F1 ज्यादा है। ठीक है ना, तो नेट फोर्स F1 माइनस F3, तो बेटा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय पाई माइनस म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय 3 पाई। ठीक है ना, तो म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय पाई कॉमन 1 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3, तो 2 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय 3 पाई। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो दो ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इनमें लेंथ लिखी हुई है। ये देखो, अगर आप विजुअलाइज कर पाओ ना, देखो जब आप ये लिखोगे ना तो आपको इतना विजुअलाइज हो जाएगा कि लेंथ से लेंथ कट रही है। क्या आपको ये विजुअलाइज हो रहा है कि लेंथ से लेंथ कट रही है? तो फिर ये दो ऑप्शन तो आप भूल के भी टिक नहीं कर सकते, ये और ये में से टिक कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको सॉल्व करने से पहले जब आप पहला स्टेप लिखोगे, अगर आपको ये पता चल गया, निगाह आपकी रही कि लेंथ से लेंथ कट रही है, आपका आधा काम हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? बाकी तो सॉल्व फिर करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी? बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर, डाउट का कोई भी स्थान नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये समझा। चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आइए बात, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या फिर इसे सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल देते हैं, सिंपली इसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल देंगे, कैपिटल एम से। वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है आइए बात कर। देखो यार, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जब हमने किया था तो भाई दो चार्जेस यहां पे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसी तरीके से किसी भी लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होती है। अगर कोई लूप है, मान लो उसमें करंट आई है, अगर कोई लूप है उसमें करंट आई है और उसका कुछ मान लीजिए रेडियस है हमारे पास आर, ठीक है ना,
तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी करंट इनटू एरिया, की मैग्नेटिक मूवमेंट होगी करंट इनटू एरिया। ये उसका फॉर्मूला है, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। हेयर एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? करंट इनटू पाई आर स्क्वायर। ये किसी भी लूप की मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक, करंट इनटू एरिया। अब सुनो, अगर n लूप्स हो जाएं, अगर यही n लूप्स हो जाएं, ठीक है ना, n लूप्स हो जाएं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स n i a, फिर n i a हो जाएगा, ठीक, n i a। n i a के नाम पे इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना। तो n i a, n i a सर डायरेक्शन आपने कहा था वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर्स बेटा करंट पे तो लगा नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्न्स पे लगा नहीं सकते, वेक्टर लगता है एरिया पे, यानी कि एरिया वेक्टर। क्या आ गया यहां पे? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर पता चलता है, देखो एरिया वेक्टर क्या होता है किसी भी लूप का, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास कोई लूप है, सपोज करो मेरा हाथ एक लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? या तो इस तरफ परपेंडिकुलर होगा इसके, भाई इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो इस तरफ होगा, ठीक है ना, या फिर इस तरफ होगा, ठीक है ना। जो भी लूप है उसके परपेंडिकुलर होता है। भाई ये लूप है, ठीक है ना, या तो आपकी तरफ या फिर आपसे दूर उस तरफ। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो एरिया वेक्टर फिर कौन सी डायरेक्शन ले सर? इधर वाली ले सर, किधर वाली ले सर? कौन सा डायरेक्शन ले मैग्नेटिक मोमेंट का? एरिया वेक्टर के तो दोनों ही डायरेक्शन हो सकते हैं, तो आपको डायरेक्शन देखनी है राइट एंड थंब रूल से। मान लो करंट आई है ऐसे, राइट एंड थंब रूल लगाओ, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, डायरेक्शन किससे आएगी? बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके हिसाब से डायरेक्शन आएगी। क्या है? क्रॉस। क्या है? क्रॉस। समझे? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। डायरेक्शन वो होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस दो पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी आएगी? राइट एंड थंब रूल। खत्म। मान लीजिए कि ये है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस। समझ गए? अच्छा मान लीजिए उल्टी डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? डॉट। समझ पा रहे हो? क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, इनटू एरिया, इनटू एरिया। बोलो मित्रों, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है बेटा। ये सेमी सर्कुलर लूप है, दिख रही है? सेमी सर्कुलर लूप है, एक ही टर्न है, एक ही टर्न है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? करंट इनटू एरिया। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। बस खत्म। डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन ऐसे घूम के आ रहा है ना करंट, क्रॉस। क्या है? क्रॉस। डायरेक्शन क्या है? क्रॉस। आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2, खत्म। और क्या करना? कुछ भी नहीं कर। बहुत ही आसान क्वेश्चन सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो इधर आओ, क्या क्वेश्चन है सुनो। क्वेश्चन है कि वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। एक वायर है जिसको बेंड करके सर्कुलर लूप बना दी। भाई एक वायर थी, ठीक है ना, 2 मीटर की वायर थी, इसको बेंड कर दिया और इसकी क्या बना दी? सर्कुलर लूप, ठीक है ना। व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड, में से करंट 1 एम्पियर का पास किया गया है थ्रू अ सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप इज। देखो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी लूप की? करंट इनटू एरिया। मच्छर कहां से आ गया यहाँ पे? मच्छर दिख रहा है? मुझे लगा मच्छर चिपक गया है मेरे।
मेरे से एक मच्छर का कत्ल हो गया, कोई बात नहीं। इधर देखो, करंट इनटू एरिया, ठीक है ना। करंट है 1 एम्पियर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर रेडियस तो पता ही नहीं, सर रेडियस तो दिया ही नहीं। लेकिन आप ये समझो मेरे बच्चे कि भैया ये जो 2 मीटर लेंथ है वायर की, इसी को तो बेंड करके सर्कल बनाया है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा जो कि 2 पाई आर होगा, क्या वही इसकी लेंथ है? ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है वो ही 2 मीटर है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर और लेंथ कितनी है 2 मीटर, 2 से 2 कट गया तो रेडियस आ गया 1 बाय पाई। रेडियस आ गया 1 बाय पाई, समझे? रेडियस कितना आ गया 1 बाय पाई आ गया। बस बहुत बढ़िया। अब यहां पे रख दो, करंट है 1 एम्पियर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 बाय पाई स्क्वायर। तो ये बन गया 1 बाय पाई, आंसर आ गया 1 बाय पाई। यूनिट्स, यूनिट्स बता दूं, एक पाई तो कट गया। यूनिट्स बता दूं क्या? बता देता हूं। यूनिट्स होगी, करंट की यूनिट क्या है एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। यूनिट्स होंगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं यूनिट्स यहां पे भी लिख देता हूं, ठीक है ना। यूनिट्स, यूनिट्स, यूनिट्स होंगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिखा हो या मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। कैसी क्वांटिटी है दिखा देता हूं, यूनिट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सर इधर भी बैठा है, सर काटेगा क्या? हमको काटेगा? हाय इतनी औकात यार, बताओ, हद हो गई। कोई डर ही नहीं है इन मच्छरों को, है किसी बात का डर नहीं। चलो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक, दिमाग लगाइएगा। अगली क्लास के एंड में डिस्कशन होगा इसका। चलो आगे आओ। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। देखो करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट इनटू एरिया होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है सर? करंट इनटू एरिया। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा मैग्नेटिक। अब सर रिवॉल्विंग चार्ज है, करंट नहीं है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। मान लो ये लूप है हमारे पास में, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, क्यू घूम रहा है। तो क्या इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगी? क्या कहा नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि रिवॉल्व करता हुआ चार्ज यानी कि चल रहा है चार्ज। चार्ज अगर चल रहा है तो वो करंट है, चार्ज अगर चल रहा है तो वो क्या है? करंट है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होती है। करंट होता है चार्ज बाय टाइम। इसमें जो टाइम लेते हैं हम, वो टाइम पीरियड लेंगे। क्या लेंगे सर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका मान लेते हैं कैपिटल टी, एक चक्कर का टाइम। क्योंकि जब एक चक्कर ये चार्ज क्रॉस करके आएगा, सर यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है या उन्हें ये बात पता ही नहीं होती है, मैं बता रहा हूं। देखो करंट कब फ्लो होता है किसी भी सर्किट में? जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो, तारें जुड़ी हुई हो। तो यहां पे सर्किट तब कंप्लीट होगा जब ये चार्ज एक चक्कर पूरा करके आएगा। जब एक चक्कर पूरा करेगा तभी तो सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। तो ये चार्ज एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा? टाइम पीरियड टी। तो ये चार्ज बाय टाइम हो गया, चार्ज बाय कैपिटल टी, है ना, चार्ज बाय कैपिटल टी। ये हमारे पास टाइम पीरियड, है ना, क्लियर है? ओके। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको चार्ज की, v वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड,
2 पाई आर बाई वी। तो करंट हमारे पास हो जाएगा चार्ज बाय टाइम 2 पाई आर बाई वी, वी चला जाएगा ऊपर, तो करंट हो गया क्यू वी बाई 2 पाई आर। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताई थी। चलो खैर, याद है नहीं याद है मैं तो दोबारा बता ही रहा हूं, ठीक है ना, आपको वो दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं दोबारा ही बता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बाय टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई वी, तो 2 पाई आर बाई वी लिख दिया। ये करंट आ गया। एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है R। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, करंट इनटू एरिया, क्यू वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वेयर। कुछ कटेगा क्या, यस सर कटेगा, पाई पाई जो जोड़ी थी वो कट गई और आर से आर कट गया। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास आ गई वो आ गई क्यू वी आर बाई 2। मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास आ गई वो क्यू वी आर बाई 2 आ गई। और ये मच्छर मुझे तंग करना हट नहीं रहा है। क्यू वी आर बाई 2, 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 क्यू वी आर बाई 2। याद रहेगा। एक फॉर्म में और याद करना है, हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अगर ओमेगा की फॉर्म में, एंगुलर स्पीड की फॉर्म में, तो ओमेगा होता है v बाई आर, या v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना, जैसे मर्जी समझ लो। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करो, यहां पे लिख देता हूं कि पुट करो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, v को लिखो आर ओमेगा और इनटू आर बाय 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगी क्यू ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2। इस फॉर्म में भी याद कर लो तो अच्छी बात है, ये दोनों याद करने हैं, ये दोनों याद करने हैं भाई, दोनों याद करने। डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ करंट है उसके हिसाब से, राइट एंड थंब रूल, करंट क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है ना, उल्टा होगा तो डायरेक्शन बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ घूम रहा है उसी तरफ करंट होता है, तो आपको डायरेक्शन करंट के हिसाब से देखनी, ठीक। क्यू वी आर बाई 2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग चार्ज, ऑफ द रिवॉल्विंग चार्ज। चलो बहुत अच्छी बात है, अब आगे समझो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई हमारे पास मास पार्टिकल, वो v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो L से लिखते हैं। और v स्पीड से r रेडियस में अगर कोई पार्टिकल घूमता है तो उसका फॉर्मूला mvr होता है, एंगुलर मोमेंट, ठीक। और हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया है वो क्यू वी आर बाई 2 आया है, क्यू वी आर बाई 2 आया है, क्यू वी आर बाई 2। ओमेगा दिखाना चाहो तो ओमेगा भी दिखा, ठीक। बस मैं वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिख दिया और कुछ नहीं। चार्ज कितना है Q, मास कितना है M, है ना, इसी मास का चार्ज Q, वेलोसिटी V है, रेडियस R है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर मोमेंटम mvr है, और मैग्नेटिक मोमेंट qvr बाई 2। मैं ऐसा करता हूं, मैं दोनों को कर देता हूं डिवाइड, मैं ऐसा करता हूं, मैं दोनों को कर देता हूं डिवाइड, m बाई एल qvr बाई 2, उसको mvr से डिवाइड कर, वी आर कट जाएगा। ये चीज मैंने आपको इसीलिए करवाई है क्योंकि इससे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल करके हमारे पास आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट Q बाई 2m आ रही है,
वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट है। इन दोनों का रेशो वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट है। इस रेशो को बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरो बोलते हो या जायरो बोलते हो, जो मर्जी बोलते हो, वो रेशो है ये। इस रेशो का नाम है जायरोमैग्नेटिक रेशो। जायरोमैग्नेटिक रेशो, जायरोमैग्नेटिक रेशो। ये जायरोमैग्नेटिक रेशो Q/2m है। वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट है। जायरो मींस रोटेशन, जायरो या गायरो मींस रोटेशन, और मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड है। जायरो मींस रोटेशन और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड है ये। तो जायरो मैग्नेटिक रेशो, ठीक है ना, जायरो मैग्नेटिक रेशो M/L, चार्ज बाय 2m। जायरो मींस रोटेशन, मैग्नेटिक मींस तो आपको पता ही है। तो ये इंडिपेंडेंट है। इस रेशो की खास बात, दिस रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ चार्ज और मास पे डिपेंड करता है। तो M/L इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन चार्ज द मास। अगर आपको चार्ज और मास दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी भैया। अगर आपको चार्ज और मास दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। M/L, Q/2m, 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 Q। समझ रहे हो? हेलो 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 हेलो। Q/2m, 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 Q/2m। ठीक है जी। M/L की रेशो फिक्स रहेगी फॉर अ गिवन चार्ज एंड मास, यही वैल्यू रहेगी। वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, वो तो कट गई। इस रेशो का नाम क्या है? जायरोमैग्नेटिक रेशो। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दो, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रिवॉल्व हो रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ रिवॉल्व हो रहा है तो उसका करंट उल्टा होगा भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में ये जो करंट है ये आपका उल्टा आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में ये जो करंट है आपका उल्टा आएगा भैया, ये करंट उल्टा बनेगा। हाँ जी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास? बस चार्ज नेगेटिव हुआ है। चार्ज क्या हुआ है? नेगेटिव हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास देखो, जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है QVR/2 या Q⍵R²/2, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पे QVR/2, इसको लिख दो EVR/2, EVR/2। तो Q की जगह E रख दिया हमने यहां पे, ठीक है ना। बस डायरेक्शन वहां पे हम देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का उल्टा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेकिन करंट के हिसाब से देखेंगे, डायरेक्शन क्या आएगी इस केस में? क्रॉस आएगी। डायरेक्शन क्या आएगी? क्रॉस आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? उल्टा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। बस चार्ज की जगह हमें ई रखना है और कुछ नहीं है। एंगुलर मोमेंटम MVR ही होगा। इसका मैं दोनों का रेशो देखूंगा तो वो E/2m आएगा भाई। Q/2m की जगह E/2m लिख दो। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो -E/2m। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगा? -E/2m बनेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगा भाई? -E/2m। दिस इज द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ये रेशो जो है -E/2m, इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो, जो कि अभी बता चुका हूं। इसकी वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg।
कूलम पर केजी, 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर केजी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए किसकी वैल्यू है, कूलम पर केजी है, ठीक है ना, कूलम पर केजी है, m बाई एल, दिस इज माइनस ई बाय 2m, ठीक है ना, माइनस ई बाय 2m। क्लियर है, चलो अच्छा जी। अब किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, v स्पीड से, ठीक है ना, v स्पीड से, तो उसका जो m बाय एल का रेशो है वो e बाय 2m है। हमें पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पता है कि एंगुलर मोमेंटम nh बाई 2 पाई होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, n होता है क्वांटम नंबर, n होता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, n यहां पे क्वांटम नंबर होता है। एंगुलर मोमेंटम nh बाई 2 पाई, ठीक है ना, nh बाई 2 पाई, ठीक है ना, nh बाई 2 पाई, तो m बाई एल ई बाई 2m हो गया, m बाई एल ई बाई 2m हो गया। तो अब m यहां पे बना e बाई 2m इंटू एल, ई बाई 2m इंटू एल, और l है nh बाई 2 पाई, nh बाई 2 पाई, ठीक जी, nh बाई 2 पाई। तो यहां पे बन गया NEH बाय 4 पाई m, NEH बाय 4 पाई m। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया NEH बाय 4 पाई m, NEH बाय 4 पाई m। n है क्वांटम नंबर, यानी कि जिस ऑर्बिट में वो रोटेट हो रहा है। अगर ऑर्बिट नंबर यहां पे 1 लिख दें हम, अगर ऑर्बिट नंबर यहां पे 1 लिख दें, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी हमारी EH बाय 4 पाई m, EH बाय 4 पाई m। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। जब ये वैल्यूज हम डालेंगे तो ये वैल्यू बन के आती है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, इस वैल्यू का नाम है बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, इस वैल्यू का नाम है बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, EH बाय 4 पाई m, EH बाय 4 पाई m, ठीक है ना, EH बाय 4 पाई m, ये इसकी वैल्यू है, इसको बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं, याद रख, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। बाकी की चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जरा। होमवर्क क्या था सुनो। A circular current carrying coil ABCD carrying a current I placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F, then the force on the remaining segment, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने सेगमेंट पे फोर्स दिया हुआ है F वेक्टर, इतने सेगमेंट पे फोर्स दिया हुआ है F वेक्टर AB सेगमेंट पे, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट BCDA, रिमेनिंग सेगमेंट BCDA पे फोर्स, BCDA पे फोर्स, रिमेनिंग सेगमेंट BCDA पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। हमें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स आपका 0 होता है। तो अगर इस सेगमेंट में AB सेगमेंट पे फोर्स F है, AB सेगमेंट में फोर्स F है, तो जो बाकी का सेगमेंट बचा है BCDA, उस पे फोर्स माइनस F होना चाहिए, माइनस F वेक्टर, तभी कैंसिल होंगे, तभी कैंसिल होंगे, तो आंसर होगा माइनस F, खत्म। ठीक है जी। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा के, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, बाय।